छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज पुण्यतिथि है। हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जब देश पर, राष्ट्र पर और अपनी धर्म संस्कृति पर मुगल आक्रांताओं के द्वारा बर्बरता से हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे, भाइयों को नरसंहार किया जाता था, उनकी इज्जत लूट ली जाती थी। हमारे देवस्थली मंदिरें, हमारे पुरातन संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करते हुए वो मुगल आक्रांताएं भारत पर बर्बरता से अपना परचम लहराने की ओर बढ़ते रहे थे। तब उसी समय एक महान और एक वीर बालक का जन्म होता है और उस बालक का जन्म होते ही माँ जीजाबाई, जिसे हम आज जिजाऊ के नाम से जानते हैं, हम सभी को पता है कि वह वीर बालक छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। जब देश और राष्ट्र पर, संस्कृति पर जब जब आघात होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब दुष्कर्मों द्वारा भारत को रक्त रंजित किया जाता है, तब तब इस धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए एक वीर महापुरुष का जन्म होता है। वो साक्षात महादेव के अवतार थे। वो साक्षात हम ये भी कह सकते हैं कि माँ देवी, माँ कुल देवी, जिससे माँ जीजाबाई मानती थी, माँ दुर्गा के साक्षात एक और पुत्र थे। माँ जीजाबाई, हम सभी जानते हैं कि हर बालक को बनाने में एक माता का योगदान रहता है। उसी में से एक जीजाबाई, जिनकी इतिहास के बारे में, माता जीजाबाई के बारे में बहुत कम ही बताया गया है। माँ जीजाबाई वो थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही तलवारबाजी सिखाना, घुड़सवारी सिखाना, यहाँ तक कि जो पाठ्यक्रमों के पुस्तकों में उस समय मैकॉले की पद्धति के मुगल आक्रांताओं ने पूरे हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया था, उस समय भी माँ जीजाबाई वीर शिवाजी को और महाभारत, रामायण, महाकाव्य ग्रंथ, वेद जैसे ही काव्य पाठ को पढ़ाती थी और उनके बारे में बताती थी, जिसका उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। वो फिर जब 14 वर्ष की आयु में आते तो उस समय भी वह छत्रपति शिवाजी महाराज शुरू से ही आध्यात्म, ऋषि मुनियों, संतों की चरणों में हमेशा बैठते थे। और धीरे धीरे जब उनकी आयु बढ़ती है तो 14 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज एक अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं। एक बार की घटना है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके पिताजी से मुगल आक्रांताओं के दरबार में ले जाते हैं, तब वहाँ के शासक जो औरंगजेब कहते हैं कि प्रणाम करें, तो छत्रपति शिवाजी बोलते हैं कि मैं अपने पिताश्री के सिवा किसी के सामने प्रणाम नहीं करूंगा। इससे औरंगजेब शासक बहुत आक्रोशित हो जाता है, गुस्से हो जाता है। वो बालक की तेज और तजी को देखकर फिर वहाँ उनके पिताजी वहाँ से उनको बाहर ले जाते हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी वीर शासक थे। बाल्यकाल से ही उनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, कैसे भारत राष्ट्र से इन मुगल आक्रांताओं को भगाया जाए, कैसे अपने भारत को फिर से अखंड भारत के रूप में देखा जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे माता जीजाबाई की शरण में रहते हुए, माँ जीजाबाई की सपना को पूरा करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया, ऐसे शासक का निर्माण किया जो विश्व के इतिहास में आज तक कभी किसी को बताया ही नहीं गया। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते कम से कम नहीं तो 345 किलो को उन्होंने जीता और मुगलों से आज़ाद कराया। छत्रपति शिवाजी की अगर हम साम्राज्य की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी एक महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मराठा शासक थे, मराठाओं के लिए युद्ध किया, मराठाओं के लिए लड़ा। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम सब अपने महापुरुषों, क्रांतिकारियों को एक जाति विशेष के तौर पर तोल देते हैं। वो मराठा है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, ऐसे करके समेट के एक राजनीतिक रूप से हम उन्हें चक्रित, जो कि ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो शासक था, ये हमें अपने विचार को सोचना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई महाराष्ट्र के नहीं थे, कोई मराठाओं के नहीं थे, वो पूरे भारत देश के थे। वो
इस हिंदू राष्ट्र के लिए, एक एक हिंदू समाज के लिए लड़े, वो धर्म के लिए लड़े। उन्होंने अपना भगवा ध्वज को गुरु मानकर उन्होंने इस देश से मुगल आक्रांताओं से आज़ादी दिलाई। तब हम कैसे कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी मराठाओं के थे? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो उन्होंने इस भारत को, राष्ट्र को, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज को हम एक राज्य तक सीमित नहीं रह सकते, वो पूरे विश्व में थे। अगर छत्रपति शिवाजी के हम संतुलन को देखेंगे, उनके राज्य शासन को देखेंगे, तो छत्रपति शिवाजी एक ऐसे शासक थे जो मुगल आक्रांताओं को महाराष्ट्र तक ही सीमित कर दिए थे। महाराष्ट्र के बाद उनको बढ़ने नहीं दिया गया था, महाराष्ट्र में ही उनको रोक कर रख दिए गए थे, जिसके कारण औरंगजेब और आदिल खां और जहांगीर जैसे नेता, क्रूर शासक, नॉर्थ ईस्ट हम जिसको कहते हैं अपना आंध्र प्रदेश, साउथ और पश्चिम बंगाल के साथ और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पाया। वो मुख्य रूप से उनको महाराष्ट्र में ही उनको रोक कर रख दिए थे और वहीं से उनकी सल्तनत खराब कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है और एक ऐसे शासक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर धीरे धीरे युद्ध की बात आती है। अगर हम किसी राज्य की, अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति के उस योगदान और उसके प्रभाव का कैसे हमारे देशवासियों पर कैसा प्रभाव रहा, इसका आकलन करना होता है, तो हम एक तौर पर कर सकते हैं। उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति का कितना प्रभाव है, उस व्यक्ति का साम्राज्य कितना तक चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें से छत्रपति शिवाजी एक महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात करेंगे तो छोटे से हम एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो छत्रपति शिवाजी वो शासक थे, पर देश के इतिहास में, देश के राष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को धीरे धीरे उनकी आज़ादी की लड़ाई में बढ़ते रहते हैं, मुगल आक्रांताओं से युद्ध करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक बार की बात आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि आगरा के युद्ध में, जब छत्रपति शिवाजी एक तरफ आगरा के युद्ध लड़ रहे थे और दूसरी तरफ विश्व के इतिहास में यूरोपियन कंट्री में अपना डंका बजाने वाले रोम के शासक नेपोलियन, जिसे हम सभी जानते हैं कि विश्व के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी नेता के रूप में नेपोलियन की नाम रहती है और उसे शामिल भी किया गया है। पर नेपोलियन और छत्रपति शिवाजी के हम बारे में तुलना करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज, नेपोलियन भी ये शासक था। नेपोलियन जब अपने अंतिम समय में युद्ध लड़ते लड़ते नेपोलियन वाटर पूल के युद्ध में वो युद्ध लड़ते लड़ते वहाँ उनके सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। यहाँ तक कि उनके सैनिक के साथ साथ वहाँ के उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं और जो जनता रहते हैं वो भी उन्हें, नेपोलियन को वहाँ विरोधियों के बीच में जेल में सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वहाँ नेपोलियन को बंदी बना दी जाती है और नेपोलियन को फिर जेल में डाल दी जाती है और फिर उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। और कारण क्या था कि नेपोलियन को उनके सैनिकों और उनके कार्यकर्ताओं ने जेल में छोड़ दिया? कारण ये था कि नेपोलियन के एक ऐसा राजा था कि मैं ही शासक करूं, मैं ही सर्वप्रथम हूँ, मेरे सिवा कोई ना हो। तो उनके जाने के बाद, वहाँ के सैनिकों के जाने के बाद, मैं बनूंगा राजा, मैं की होड़ में उनके मृत्यु के बाद हमें पता है कि उनकी संतुलन, उनकी सरकारें, उनका जहाँ तक साम्राज्य था सब तहस नहस हो गया और नष्ट हो गया। ये मुख्य कारण ये था कि वो मैं से स्वार्थ के कारण उन्होंने पूरे अपने संतुलन को खत्म कर दिया। दूसरी बात, वहाँ के सैनिकों का आत्मसमर्पण नहीं था अपने राजा के प्रति। वो मैं शासन करूंगा, मेरे बाद ये शासन करेगा, इसके कारण उनके राजाओं के प्रति आत्मसमर्पण नहीं था। पहली ये चीज़ थी। और हम अब दूसरी चीज़ आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज भी उसी समय आगरा के युद्ध में, वो आगरा के युद्ध लड़ रहे थे, आगरा के युद्ध में हम लड़ रहे थे और आगरा के युद्ध लड़ते लड़ते छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिक भी वहाँ रहते, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी वो युद्ध हार जाते हैं और देखते हैं फिर उनको भी बंदी बना ली जाती है। पर उनके सेना और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें कैसे जेल से छुड़ाया जाए, आगरा जेल से कैसे पुनः उन्हें छुड़ाया जाए, एक ऐसी लालसा, एक ऐसा तड़पन मन में, कैसे उन्हें उस जेल के कारागार से बंदी बनाया जाए, बंदियों से निकाला जाए। फिर कुछ रणनीति बनी, कुछ
कूटनीति चालों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर आगरा जेल के सलाखों से निकाल लिया जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जेल के सलाखों से जब निकालने के बाद फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तरह महाराष्ट्र में उन्हें हिंदवी स्वराज की उनका हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए उनकी इंतजार किया जाता है। फिर छत्रपति शिवाजी वहाँ महाराज जाते हैं और उन्हें फिर हिंदू स्वराज्य की वहाँ पुनः स्थापना करते हैं। वहाँ तक उन्होंने 345 किला जीत लिया था। फिर वहाँ भी वो चैन से नहीं बैठते। छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ भी अपने सैनिकों के साथ कुछ 5 टुकड़ियों बनाकर रणनीति बनाकर पुनः आगरा पर आक्रमण करते हैं, पुनः मुगलों से लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते पुनः वो आगरा के किले को पुनः जीत लेते हैं, जिसे प्रतापगढ़ का किला कहते हैं। आगरा के प्रतापगढ़ किला को उन्हें पुनः जीत लेते हैं। जीतने के बाद वहाँ डंका बजाने के बाद फिर पुनः दूसरे किले पर वो योजना बनाने के लिए तैयार। मतलब छत्रपति शिवाजी, जैसे कि हम लोग आज के समय में हम एक अचीव कर लेते हैं, जैसे कि हम आज के समय में अगर कोई क्वालिफिकेशन एग्जाम दे रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, या आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी लग जाती है, तो हम अपने जीवन को सीमित रख लेते हैं। हम यहीं तक सीमित रहेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, उतने में संतुष्टि कर लेंगे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे शासक नहीं थे। उनका अखंड भारत का सपना था, भारत को अखंड विश्व के परचम पर लहराने का सपना था। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से लेकर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी फिर कैसे उन्होंने नौ से देखे कि जो मुगल आक्रांता रहते हैं हमारे समुद्री तट से आके कैसे कैसे वो समुद्री तट से आते हैं और हमारे देश में आक्रमण करते हैं। फिर उन्होंने समुद्री तट की ओर विस्तार दिया। तो छत्रपति शिवाजी को हम एक रूप से फिर वहाँ उन्होंने समुद्री कुछ टोली तैयार करके समुद्री तट पर एक नौसेना का निर्माण किया, जिसे आज हम इंडियन नेवी की रूप में जानते हैं, जो भारत की सबसे दूसरी सेना के रूप में, जल सेना के रूप में जानते हैं, जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी ने ही की। इससे बहुत बड़ी भूमिका ये रही कि जो आक्रांताएं आते थे वो जमीनी रास्ते से आने में उन्हें संघर्ष होता था, पर जब वह समुद्री तट से आते थे तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली थी, वहाँ उन्हें कोई देखने वाले नहीं थे। तो छत्रपति शिवाजी ने एक नया प्रयोग किया, जिसके कारण वहाँ आक्रांताओं की कमर बंद करने की जो रणनीति उन्होंने बनाई वो उनका सफल रहा, जो आज भी देश के रूप में हमारे सबसे बड़े पैमाने पर नेवी की पूजी जाती है। और जो नेशनल फ्लैग हम जिसे कहते हैं, आज इंडियन नेवी के नाम पर छत्रपति शिवाजी की उपाधि भी दी गई है। और आगरा के किला जीतने के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति में जो आगरा की किला है, छत्रपति शिवाजी जीतते हैं, पर जब आगरा के किला जीतते हैं पर धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से हम आकलन करते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी के इतिहास को, छत्रपति शिवाजी के परचम को देश के इतिहास में शामिल ही नहीं किया गया। ना पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, ना कभी हमने पूछा छत्रपति शिवाजी कौन थे, छत्रपति शिवाजी का योगदान क्या था, छत्रपति शिवाजी कैसे देश की आज़ादी के लिए लड़े। नेपोलियन तो वहाँ हार गया और आगरा के किला जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी आगरा के किले को जीते, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक जो थे, कार्यकर्ता थे, वो छत्रपति शिवाजी के प्रति समर्पण थे, उनकी समर्पण की भावनाएं थी। वो छत्रपति शिवाजी के प्रति निस्वार्थ भाव से उनके एक ध्वज के नीचे युद्ध करने के लिए तैयार थे। और नेपोलियन के प्रति ऐसा नहीं था। नेपोलियन के प्रति जो उनकी सेना थे वो स्वार्थ की भावना से लिप्त थी। तो छत्रपति शिवाजी का क्या कारण था कि छत्रपति शिवाजी के सैनिक उनके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी अपने लिए युद्ध नहीं लड़े, वह अपने परिवार के लिए युद्ध नहीं लड़े, वह अपने सैनिकों के लिए युद्ध नहीं लड़े, वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए और महिलाओं की रक्षा करने के लिए, क्रूर के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। और मुगल आक्रांताओं की उन्होंने नस्ल के तोड़ दी। यहाँ तक कि जो औरंगजेब शासक जिसे हम कहते हैं, औरंगजेब जैसा क्रूर शासक, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही पैजामे में टॉयलेट कर देता था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की
परिचम था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब पूरे साम्राज्य को, पूरे देश में अपना डंका बजा देते हैं, मुगल आक्रांताओं का, औरंगजेब का जो सपना था, जहां अकबर का जो सपना था वो चूर चूर हो जाता है दिल्ली की सल्तनत पर राज करने का, फिर वहां से अकबर वापस पुनः हो जाते हैं। और छत्रपति शिवाजी का जो इतिहास का हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी, नेपोलियन जी की जैसे इतिहास समाप्त हो गई थी वैसे छत्रपति शिवाजी की नहीं थी। छत्रपति शिवाजी पूरे विश्व में, पूरे भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के बाद अपने गुरु समर्थ रामदेव जी के पास जाते हैं और उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पूरे साम्राज्य को सौंप देते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि आज से ये गुरु दक्षिणा के रूप में ये हमारा साम्राज्य आपके पास है। पर समर्थ गुरु रामदास जी भी बहुत बड़े सन्यासी थे और बहुत उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि उनके ऊपर छत्रपति शिवाजी का कितना बड़ा प्रभाव रहा। एक शिष्य को बनाने में गुरु की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी को देखते हैं। उनका एक सपना था कि कैसे इस मुगल आक्रांताओं को भारत की ज़मीन से हटाया जाए, भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में देखा जाए। वो सपना छत्रपति शिवाजी पूरा करने के बाद फिर उनको समर्पण करते। पर समर्थ गुरु रामदास जी वो नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ये राज्य आपका है, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा राज्य शासन, राज्य सत्ता से कोई मतलब नहीं है, मैं मोह माया से दूर हूँ। पर दोनों में होड़ लड़ी रहती है, नहीं मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में दे रहा हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज आड़े रहते, नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे में समर्थ गुरु रामदास जी भी बोलते नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ। तो दोनों के समर्पण को देख सकते हैं कि मतलब ये आपसी तालमेल नहीं, ये ऐसा प्रेम था गुरु और शिष्य का कि आप लेंगे नहीं मैं लूँगा। तो समर्थ गुरु रामदास जी बोलते ठीक है चलो मैं ये गुरु दक्षिणा ले लेता हूँ। फिर उसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी बोलते हैं अब मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि ये शासक जो हिंदवी स्वराज की आपने स्थापना की है, आपके एक भगवा ध्वज के रूप में इसके एक निर्णय हो जाए, जिससे ये निर्णय किया जाए कि आगे इसके राज्य कौन करेंगे। फिर वहाँ से निर्णय होता है, एक अच्छे शासक के रूप में चुना जाता है। फिर वहाँ से वीर संभाजी उनके जो पुत्र रहते हैं उन्हें फिर गड्ढे पर बैठाया जाता है। ऐसे ऐसे करते करते 50 साल छत्रपति शिवाजी ने 50 साल की आयु तक शासक किया। फिर उसके बाद संभाजी, फिर उसके बाद उनके पुत्र, फिर उनके बाद धीरे धीरे उसमें से जनता जो शासक रहते उसमें से चुना गया, जो आज हम देखते हैं कि आपके क्वालिटी बेस पर, आपके पर्सनालिटी डेवलप पर, आपकी क्षमता के अनुसार उसे राजा बनाया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे और उन्होंने पूरा जीवन अपना इस भारत माता की रक्षा के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए दिया और माता जीजाबाई की सपने को पूर्ण किया। एक हम सभी को पता है कि कोंढाना जिसे हम कहते हैं, तानाजी ने जिसे उदयभान सिंह की लड़ाई में हरा कर कोंढाना पर विजय किया। कोंढाना मतलब उस समय जब छत्रपति शिवाजी किला हार गए थे तो कोंढाना पर मुगल औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और औरंगजेब के आक्रमण करने के बाद उन्हें कोंढाना की जो लड़ाई रहती है उसने विजय कर लिया। पर उस कोंढाना की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ जब पता चलता है कि वो किले में जाके भगवान शंकर की तपस्या पर लीन हो जाते हैं और लीन होने के बाद फिर आते हैं तो पता चलता माता जीजाबाई को जब किले से निकाला जाता है तो माता जीजाबाई बोलती है भवानी तेरे बुलावे का इंतजार रहेगा। अर्थात ऐसा समर्पण हम कैसे करते, विश्व के इतिहास में माता जीजाबाई के जैसे समर्पण और क्रांतिकारी और वीर योद्धा महिला के इतिहास, उनके पराक्रम और शौर्य और समर्पण को दिखाया ही नहीं गया, जिनका एक मात्र सपना था कोंढाने पर भगवा ध्वज लहराना। और उन्होंने माँ जगत जननी भवानी को यह बोला था भवानी तेरे बुलावे का इंतजार रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने लगभग नहीं तो हजारों वर्ष तक, मतलब लगभग उन्होंने कितने वर्ष तक अपने पैर में चप्पल नहीं पहना। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब तक कोंढाने पर इस भगवा ध्वज को पुनः स्थापित नहीं करूंगी माँ, तब तक मैं तेरे इस मंदिर में नहीं आऊँगी और चप्पल नहीं पहनूंगा। तो दूर से किले में ही बैठकर उनका हमेशा माता जीजाबाई के आंखों में एक ज्वलनशील सपना रहता था
कब वहाँ माता मुझे बुलाएगी, भगवती कब उनकी पूजा करूँगी। इसलिए हम सब नवरात्रि के रूप में माँ जगत जननी माँ भगवती की पूजा करते हैं। माता जीजाबाई फिर वो सपना पूरा करने के लिए छत्रपति शिवाजी आते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज पुनः कोंढाना की ओर जब पता चलता है तानाजी महाराज को कोंढाना पर उधर औरंगजेब ने आक्रमण करके हथिया लिया और वहाँ उदय भान सिंह जैसे हिंदू शासक जो मुगल आक्रांताओं की तलवे चाटते हुए उनके हाथ हाथ मिला लेते, तब तानाजी पुनः जाते हैं कि मैं जाऊंगा कोंढाना की लड़ाई करने, पर छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें मना करते हैं क्योंकि उनके बेटे की शादी रहती है। पर तानाजी भी अपने आप में एक पराक्रम जो इतिहास के पन्नों से दूर किया गया, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी होगी आप लोग, पर वो तानाजी महाराज पुनः छत्रपति शिवाजी से आग्रह करते हैं, पर छत्रपति शिवाजी के मना कर देते हैं। फिर वो माँ जीजाबाई के सामने खड़ी रहती है, उनको बोलते हैं मैं आपके पैरों में जूती पहनाऊंगी माता। तो माँ जीजाबाई उनके सर पर हाथ रख के बोलती हैं यशस्वी भव। तब जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ये वक्त सुनते हैं यशस्वी भव, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी जान जाते हैं अब तो कोंढाना पर विजयी भगवा ध्वज लहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख से जगदम्बा निकलता है, मतलब जगदम्बा मतलब विजयी भव, जगदम्बा मतलब कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। फिर वहाँ से तानाजी महाराज निकलते हैं, फहरा दो भगवा कोंढाने पर, अब छत्रपति शिवाजी महाराज का सेवक आ रहा है। तो उनके नेतृत्व में हम सभी को पता है कैसे रणनीति, कैसे अर्थनीति, कैसे कूटनीति, राजनीतिक दंड नीति के द्वारा कोंढाने पर आक्रमण करते हैं और कोंढाने को जीतते हैं। जीतने के बाद तानाजी की वहाँ मृत्यु हो जाती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता रहता है कि उदयभान और तानाजी के बीच में जो युद्ध होगा उसमें से एक ही बचेगा, क्योंकि उदयभान भी एक अपने आप में एक शक्तिशाली योद्धा था, बहुत पराक्रमी योद्धा था, और तानाजी भी एक भी थे। पर हम सभी देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के तानाजी महाराज जी ने पूरा अपना बलिदान दे दिया और युद्ध पर विजय बना। तो आपके इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो तानाजी महाराज जीजाबाई फिर उनके पुत्र को जाके राज तिलक करती है और पुनः स्थापित करती है। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के शासक थे, मतलब उनके सेना में एक से एक योद्धा था जो उनके आदर्श और उनके प्रस्तुति पर मर मिटने के लिए तैयार था। तो कैसे हम आज के इतिहास में भारत के पाठ्यक्रमों के पुस्तकों में वंचित कर दिया, कैसे हम कह सकते हैं कि नेपोलियन महान था, छत्रपति शिवाजी नहीं। हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे आईआईटी के कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं कि नेपोलियन बहुत महान शासक था। अरे नेपोलियन कैसे महान शासक था, उसका शासक तो खत्म हो गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्व के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासक आज तक हमने देखा है, न मिलेंगे न होंगे। अगर उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उनको जानने का प्रयत्न करेंगे। मैंने आपके सामने नेपोलियन और छत्रपति शिवाजी के बारे में भी बारीकी से ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी। जैसे ही हम काशी विश्वनाथ के बारे में बात करते हैं तो आज हमारे देश में काशी विश्वनाथ के ऊपर टिप्पणी की जाती है कि हमारे अगर देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि अगर काशी के ऊपर कोई आँख उठाकर औरंगजेब शासक काशी के ऊपर आता है, काशी की विश्वनाथ की मथुरा मंदिरों तोड़ता है, तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासक खड़े हो जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए। पर इस पर कुछ तथाकथित वामपंथी और बुद्धिजीवी और हमारे देश के विरोधी लोगों ने षड्यंत्र के तौर पर उन्हें बोलते हैं कि आप औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कैसे उनका क्या नाम कैसे ले सकते हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज वही औरंगजेब शासक था जो काशी पर आता कितने देवालय तोड़े, कितने मंदिरें तोड़े, कितने महिलाओं का नरसंहार किया, कितने हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, कितने हिंदू भाइयों बहनों का इस्लाम धर्म पर कन्वर्ट किया। उसके बाद भी ये शासक, ये हमारे देश के तथाकथित, इन्हें आज भी यह मुगल आक्रांताओं को अपने पूर्वज मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का फिर वहाँ के इनके एक छत्रपति शिवाजी के राज कवि जी कहते हैं कि
मथुरा हो काशी नहीं होती, मथुरा नहीं होती, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो सभी हिंदुओं की सुन्नत होती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे हिंदू समाज को बचाया, कैसे हिंदू सल्तनत को बताया, विश्व के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम को पढ़ाया ही नहीं गया, पाठ्यक्रमों को पढ़ाया नहीं गया। यहाँ तक कि देश की आज़ादी के बाद, अंग्रेजों के बाद, 47 के बाद, देश की आज़ादी के बाद पाठ्यक्रमों के पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज के। सबसे दुर्भाग्य की बात हम अगर देखेंगे कि यूपी में आगरा का किला जो छत्रपति शिवाजी महाराज जीत चुके थे, उस किले आज़ादी के बाद भी हमारे 70 सालों तक शासकों ने हमारे छत्रपति शिवाजी, हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों के नाम पर उन्हें स्थापित ही नहीं किया। वो मुगल आक्रांताओं के नाम पर ही देते गए, अंग्रेजों के नाम पर देते गए। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर वो आज भी उनकी उपाधि आज भी हमारे पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है। पर आज उत्तर प्रदेश की शासक में अगर हम देखेंगे, बदलाव की ओर देखेंगे, तो आज पाठ्यक्रमों के पुस्तकों से मुगल आक्रांताओं के इतिहास को हटा दिया गया, उनके बारे में पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, वीर संभाजी और हमारे भगत सिंह, सुखदेव क्रांतिकारी जैसे वीरों को पढ़ाया जाएगा। आगरा के किला को बहुत गर्व की बात है, जिसे मुगल म्यूजियम संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, पर कुछ वर्ष पहले, 1 वर्ष 2 वर्ष पहले, उसे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम संग्रहालय के नाम पर पुनः स्थापित किया गया। यह बहुत गर्व की बात है कि आज छत्रपति शिवाजी की प्रतिभा, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनके कैसे देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे छत्रपति शिवाजी के अगर जो उन्होंने सपना सोचा था, उसी सपना के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने पर छत्रपति शिवाजी का कैसा शासक था, कैसे भारत का परचम लहराया जाए पूरे विश्व में, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ रहे हैं। एक तौर पर हम देश के अपने प्रधानमंत्री जी छत्रपति शिवाजी का जैसा निस्वार्थ भाव का समर्पण था, वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने लिए नहीं जिए, वो कभी भी अपने लिए नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र और धर्म के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया, उनका योगदान कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से हमें सीखना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे शासक थे, उनके जीवन का इतिहास कैसा रहा। एक ऐसा शासक जो राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति, कूटनीति के परिपूर्ण थे, परिलक्षित थे, और उनको पता था कि कैसा शासन किया जाए, कैसे चतुराई से। युद्ध के समय यहाँ तक कि जिसे आज हम गोरिल्ला युद्ध की पद्धति से छत्रपति शिवाजी ने जो स्थापना की थी, गोरिल्ला युद्ध में छुप छुप कैसे वार किया जाए, पहाड़ों की चट्टानों पर कैसे दुश्मनों से लड़ा जाए, ये सारी युद्ध नीति, गोरिल्ला युद्ध नीति जिसे हम कहते हैं, आज हमारे गोरखालैंड जो इंडियन आर्मी की एक श्रृंखला है, एक ब्रांचेस है, एक शाखा है, गोरखालैंड में भी उसको लिया गया है। मतलब कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गोरिल्ला युद्ध नीति को हमारे इंडियन आर्मी के रूप में हम देखते हैं। और छत्रपति शिवाजी ने कैसे समुद्री तट को बांध दिया गया था दुश्मनों से बचाने के लिए। आज नेवी की, जिसे हम इंग्लिश में नेवी कहते हैं और भारतीय में नौसेना के रूप में जानते हैं, कैसे समुद्री तट को बांध के रखा दुश्मनों से, हमारे विदेशी आक्रांताओं और मुगल आक्रांताओं से लड़ने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी ऐसे शासक थे। छत्रपति शिवाजी का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़िए और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने का प्रयत्न कीजिए और बाकी लोगों को पढ़ाइए। और छत्रपति शिवाजी के रूप में मित्रों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। अब अगली वीडियो के लिए हम छत्रपति शिवाजी का कैसा शासक था, कैसे उन्होंने माता जीजाबाई की प्रेरणा पर लेकर उन्होंने शासन किया। नमस्कार मित्रों, अब अगली वीडियो हम मिलेंगे माँ जीजाबाई का योगदान छत्रपति शिवाजी को बनाने पर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी भवानी की जय, जय भवानी।